ऐश्वर्या के तस्वीर दिखाने के बाद चारू अपने कमरे में रो रही थी। वही बाहर हॉल में ऐश्वर्या आलोक के साथ बैठी अभिराम के वापस आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद अभिराम खुशी खुशी वापस लौटा। आज उसका दिन काफी अच्छा गया था। वो मुस्कुराते हुए जैसे ही अंदर आया, ऐश्वर्या ने अचानक ही टेबल पर रखे एक कप को उठाकर अभिराम की तरफ फेंक दिया, जिसे अभिराम ने वक्त रहते देखा और नीचे झुककर खुद को चोट लगने से बचा लिया। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या रे निकम्मे, नाकारे, तुझे धोखा देने और भोलेपन का फायदा उठाने के लिए मेरी बेटी ही दिखी थी। वो तुझे इतना प्यार करती है कि पूरे परिवार के खिलाफ चली गई। उसने अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया और तू उसे धोखा दे रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के अलावा किसी और को देखने की? और अगर वो लड़की इतनी पसंद है तो तूने मेरी बेटी को क्यों फंसा रखा है? उसे छोड़ क्यों नहीं देता? कम से कम वो खुश तो रहेगी। ऐश्वर्या ने अभिराम के पास आकर अचानक ही उसकी कॉलर पकड़ ली। वही अभिराम ऐश्वर्या की कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था। उसने तो चारू को धोखा देने या फिर किसी और लड़की के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी जिंदगी में चारू के अलावा कोई नहीं है। मैं चारू से प्यार करता हूँ। अपनी बकवास बंद कर। ऐश्वर्या ने एकदम से ही अभिराम के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। तुझे क्या लगता है तू मुझसे झूठ कहेगा और मैं मान जाऊंगी? मैं चारू जितनी भोली नहीं हूँ। तेरी काली करतूतें मैं अपनी आँखों से देख कर आई हूँ। अब तक हम सबके सामने बहुत भोला भाला बन रहा था। खुद को अनाथ बताकर मेरी बेटी का फायदा उठा रहा था। कहता है कि सैलरी थोड़ी सी मिलती है और बाहर दूसरी लड़कियों पर लुटा रहा है। बोल, कितनी लड़कियों के साथ तेरा अफेयर चल रहा है? बता, आज तो अपनी सच्चाई बता, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे अरेस्ट करवा दूंगी और आज तो चारू भी तुझे बचा नहीं पाएगी। माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है। अभिराम की आंखों में नमी आ गई। वो ऐश्वर्या की बातों को सुनकर चारू की हालत के बारे में सोच रहा था। तभी आलोक, जो हमेशा चुप रहता था, उसने ऐश्वर्या का फोन उठाया और उसमें उन तस्वीरों को लगाकर उसे अभिराम की तरफ करके गंभीर आवाज में उससे पूछा, मैंने आज तक कभी किसी मामले में कुछ नहीं कहा, लेकिन चारू मेरी बेटी है, तो मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगा कि क्या तुम सच में उसे धोखा दे रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? क्या तुमने मेरी बेटी से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की थी? पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ये सब तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। और ये तस्वीर, ये तो हमारी कंपनी में आज ही आई थी। ये बहुत बड़ी डिजाइनर है। हमारी कंपनी की जो नए सीईओ है, वो अपने केबिन को रीडिजाइन करवाना चाहते हैं, इसीलिए इन्हें बुलाया गया था। आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्त विवेक से पूछ लीजिए, वो आपको बता। अभिराम ने अपनी तरफ से ऐश्वर्या और आलोक को समझाते हुए कहा। वो ऐश्वर्या के फोन में अपनी और धानी की तस्वीर देखकर काफी हैरान था। उसका गला रूंधने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी बकवास बंद कर। ऐश्वर्या ने फिर एक और तमाचा अभिराम के चेहरे पर जड़ दिया। डिजाइनर, वो भी इतनी अमीर और इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन, तेरे जैसे फटीचर के साथ बाहर खाने पर क्यों जाएगी और इतना हंस हंस कर क्यों बात करेगी? बता। मैंने तो आज तक नहीं देखा। मेरी बेटी कभी काम करती है, लेकिन आज तक कभी किसी ने उसके बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं की जैसे मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है। ऐश्वर्या की आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं। वो पहले ही अभिराम को पसंद नहीं करती थी, लेकिन चारू की वजह से वो उसे बर्दाश्त करती रहती। और अब जब अभिराम उसकी खुद की बेटी को ऐसे धोखा दे रहा था, तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? आलोक भी अभिराम की बात सुनकर उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने अभिराम से अपनी नजरें फेर ली। ऐश्वर्या अभिराम की कॉलर पकड़कर उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर अभिराम अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी अपने कमरे के अंदर बैठी चारू ने बाहर की आवाज सुनी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कमरे से बाहर आई, जिसे देखते ही अभिराम ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, चारू, तुम तो मेरा विश्वास करो।
मैं सच कह रहा हूँ, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। वो एक डिजाइनर है जो ऑफिस को रीडिजाइन करने आई थी। मैं अपने माँ पापा की कसम खाता हूँ, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अभिराम, मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना, बस तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। चारू ने शादी के बाद पहली बार अभिराम का पूरा नाम लिया था, जिसके मुंह से ये नाम सुनकर अभिराम को बहुत तकलीफ हो रही थी। हाँ, बोलो ना, मैं तुमसे सब कुछ सच सच बताने को तैयार हूँ, पर प्लीज तुम ऐसे मुझसे नाराज मत हो। चारू को बाहर देखते ही ऐश्वर्या ने अभिराम को छोड़ दिया। तब अभिराम चारू के पास जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसे अपने सामने देख चारू ने रोते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो? और क्योंकि हम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम मुझे बता नहीं पा रहे, या फिर तुम्हें मेरे साथ इस शादी में रहकर घुटन हो रही है? तुम अब शादी में रहना नहीं चाहते? अभिराम, जो भी बात है तुम सच सच बता दो। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी शादी। बस अभिराम चारू के गले लग गया और उसने रोते हुए चारू से कहा, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। मेरी लाइफ में अगर कोई लड़की है भी तो मैं उसे बहन की नजरों से देखता हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है, वो तुम हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये शादी, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे फैमिली वाले हमें अपना नहीं पाए हैं। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये लोग पसंद नहीं। मम्मी पापा जैसे तुम्हारे हैं वैसे ही मेरे भी हैं। मैं इन्हें अपने असली मम्मी पापा जैसा ही प्यार करता हूँ। मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मैं इनका बेटा बनना चाहता हूँ। मेरा विश्वास करो, वो लड़की द गोल्ड कंपनी की सीईओ और डिजाइनर है। हमारी कंपनी के नए सीईओ ने अपने कैबिन के लिए डिजाइन और कंपनी की बिल्डिंग को दोबारा रिनोवेट करने के लिए उसे हायर किया है। अभी तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना। कल सुबह विवेक उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाला है। तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं विवेक से बात करवा सकता हूँ। चाहे तो मैं उस लड़की से भी बात करवा सकता हूँ। मुझे उस लड़की में अपनी छोटी बहन दिखती है, उसके अलावा कुछ नहीं। अभिराम चारू के गले लगे रोए जा रहा था, जिसकी सारी बातें सुनकर चारू उससे अलग हुई। लेकिन अभिराम बहुत डरा हुआ था। वो चारू को खोना नहीं चाहता था। तभी चारू ने मुस्कुराकर अभिराम के आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं था। बस मैं डर गई थी कि हमारे रिश्ते में जो प्रॉब्लम है कहीं उसकी वजह से तुम मुझसे दूर तो नहीं हो गए। आई एम सॉरी अभी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। चारू, तू फिर गलती कर रही है। सबूत तेरी आंखों के सामने है और तू। ऐश्वर्या ने चारू की बात सुनते ही गुस्से में उसे टोकते हुए कहा। लेकिन तभी चारू ने ऐश्वर्या को पलटकर जवाब दिया, बस माँ, अभी ने कह दिया तो बस, बात खत्म। अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। चारू अभिराम को लेकर अपने कमरे में चली गई, जिसे देखकर ऐश्वर्या काफी गुस्से में थी। ये लड़की मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? कल को खुद ही धोखा खाकर रोते हुए मेरे पास वापस आएगी। ऐश्वर्या गुस्से में तिल मिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन आलोक ऐश्वर्या के फोन को अपने हाथ में लिए बस तस्वीरों को देख रहा था। उसके मन में क्या था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ कमरे के अंदर आते ही चारू और अभिराम ने अपने अपने कपड़ों को चेंज किया और सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके एक साथ बिस्तर पर बैठ गए। रात के 12 बजने वाले थे। काफी देर हो गई थी। चारू के पास कुछ और था भी नहीं। केक पहले ही ऐश्वर्या ने खराब कर दिया था। तभी चारू को कुछ याद आया और वो अपने ऑफिस बैग के पास गई। उसमें उसने छोटी सी डेयरी मिल्क चॉकलेट का पैकेट रखा था। वो उसे तुरंत लेकर ही अभिराम के पास आई। उसने घड़ी में वक्त देखा और जैसे ही 12 बजे उसने उस चॉकलेट को अभिराम के सामने उसके रैपर को निकालते ही उससे कहा, हैप्पी बर्थडे अभी।
अचानक ही वाइब्रेट करने लगा, जिसे देखकर अभिराम ने जैसे ही अपने फोन को ऑन किया, उस पर ध्रुव मल्होत्रा की तरफ से एक मैसेज आया था। राम, तुम कल आ रहे हो ना? देखो, मैंने तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले विवेक से बात कर ली है। उसने शेड्यूल के मुताबिक तुम्हारा ओवरटाइम अरेंज कर लिया है, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन कल की पार्टी में तुम आ रहे हो। अब बस बहुत हो गया, अब फाइनली इस झूठ को खत्म करते हैं। अभिराम ने ध्रुव के मैसेज को पढ़कर ओके का रिप्लाई दिया, लेकिन अब वो अपने गले लगे चारू को देखकर परेशान था। वो चारू को खोना नहीं चाहता था। जब उसके पास कुछ नहीं था, वो अकेला था, तब चारू उसकी जिंदगी में आई थी। चारू ने 5 साल से उसका साथ निभाया था। भले ही लोग अभिराम के कितने ही खिलाफ क्यों न हो, उसके बारे में कितना ही बुरा क्यों न कहते हो, लेकिन चारू हमेशा उसके साथ खड़ी थी, जिसे देखकर अभिराम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अगली सुबह अभिराम फिर से अपने घर के कामों को निपटाकर अपने ऑफिस के लिए निकलने लगा। चारू को भी ऑफिस जल्दी जाना था, क्योंकि वो भी मॉल प्रोजेक्ट में काफी बिजी थी। लेकिन तभी अभिराम को बाहर जाते देख चारू ने उसे रोकते हुए कहा, अभी कल रात को हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए, तो क्या तुम आज जल्दी फ्री हो सकते हो? आज रात को हम बाहर किसी अच्छी जगह पर जाकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। चारू के इस बात को सुनते ही अभिराम अपनी जगह पर जमा रह गया। वो तो आज रात घर वापस ही नहीं आने वाला था। ऐसे में चारू का उसके साथ जन्मदिन की बात कहना उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहा था। चारू अपनी बात बोलकर अभिराम को ऐसे अपनी जगह पर चुप देखकर सोच में पड़ गई। अभी क्या हुआ? तुम्हारे ऑफिस में कोई जरूरी काम है? क्या तुम आज ओवरटाइम करने वाले हो? चारू के सवाल पूछते ही अभिराम ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काम ऑफिस में है, लेकिन हम शाम को कुछ देर के लिए मिल सकते हैं, तब साथ में मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो मैं भी शाम को कुछ देर के लिए फ्री हो जाऊंगी, चारू ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसके बाद अभिराम उसके पास आया और प्यार से उसके माथे को चूमकर वहां से चला गया। चारू काफी खुश थी, लेकिन आज उसे शाम से पहले ही अपना काम खत्म करना था, जिस बारे में सोचकर वो नाश्ता करके तुरंत ही अपने ऑफिस के लिए निकल गई। इधर दूसरी तरफ ईशाना आज चिराग से मिलने बाहर रेस्टोरेंट में आई थी। वो दोनों होटल के पुल एरिया में एक साथ बैठे ड्रिंक का मजा ले रहे थे, लेकिन ईशाना चिराग को परेशान देख सकती थी। तो जब उससे रहा नहीं गया, तब उसने चिराग से पूछा, चिराग बेबी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हारे डैड ने फिर से तुम्हें डांटा? ईशाना की बात सुनते ही चिराग ने अपना गला साफ करते हुए जवाब दिया, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा, एक्चुअली हमारे कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में ध्रुव मल्होत्रा से कुछ बात करनी थी और वो जरूरी था, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा ने आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं, तो अब मुझे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी? लेकिन क्यों? ध्रुव मल्होत्रा ने तो कहा था कि वो अपने शेड्यूल को किसी के लिए चेंज नहीं करता, तो फिर ऐसा क्या हो गया? ईशाना ने हैरान होते हुए पूछा, जिसकी बात सुनकर चिराग ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ लोगों से इस बारे में पूछा, तब मुझे पता चला कि ध्रुव मल्होत्रा के किसी दोस्त का जन्मदिन है, तो ध्रुव मल्होत्रा आज उसी में बिजी रहेगा, इसीलिए उसने अपनी सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया। ईशाना ने चिराग के मुंह से जैसे ही ये बात सुनी, उसे अचानक ही खांसी आ गई। क्या सच में ऐसा कौन सा खास दोस्त है जिसके लिए ध्रुव मल्होत्रा ने अपने सारी अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया? I mean, अगर ऐसा है तो जरूर वो कोई खास इंसान होगा। हाँ, कोई बहुत खास, तभी ध्रुव मल्होत्रा ने अपना सारा वक्त उसे दे दिया। चिराग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। पर वो दोनों सिर्फ सोचने के अलावा कुछ और कर नहीं सकते थे। लेकिन तभी अचानक ईशाना के दिमाग में अभिराम का ख्याल आया और उसने हंसते हुए कहा, देखो ना, आज कितना अजीब दिन है। ध्रुव मल्होत्रा के किसी खास दोस्त का जन्मदिन है और वही चारू का वो भिखारी पति, उसका भी जन्मदिन है। ओह माय गॉड, दुनिया भी बहुत अजीब है।
चारू उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो क्या तुम उसे विश नहीं करोगी? चिराग ने कंफ्यूजन में पूछा, जिसकी बात सुनकर ईशाना ने हंसते हुए कहा, ओह कम ऑन चिराग, उसे तो मैं देखना भी नहीं चाहती। वो तो हमारे फैमिली में जब आता है तो नौकरों का हाथ बटा देता है। इससे ज्यादा उसकी हमारे सामने कोई इज्जत नहीं है। ईशाना इतना कहकर अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगी। वही चिराग भी ईशाना के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। यहाँ अभिराम ऑफिस पहुँचते ही अपने काम में लग गया। उसे शाम को ही फ्री होना था ताकि वो अपने बाकी कामों को कर सके, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी दिख रही थी। उसके हाथ से फाइल्स छूटकर अपने आप ही गिरे जा रही थी। वो ठीक से साइन तक नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर संध्या और विवेक काफी हैरान थे। तभी संध्या ने कॉफी लाने का बहाना किया और वहां से चली गई। तब विवेक ने अभिराम से पूछा, अभी क्या हुआ है? तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रही हो, सब ठीक है? विवेक, सच कहूं तो मैं नर्वस हूं या एक्साइटेड मुझे नहीं पता, अभिराम ने विवेक को देखते हुए जवाब दिया। इतने साल बाद मैं सबसे मिलूंगा। ध्रुव का कल मैसेज आया था, वो इतना एक्साइटेड है और मैं घबराया हुआ हूँ। मैं कैसे रिएक्ट करूँ? और चारू, मुझे उसे लेकर भी चिंता हो रही है। अभिराम को ऐसे परेशान देखकर विवेक ने उससे पूछा, चारू, तो क्या तुमने उसे अब तक नहीं बताया? मुझे लगा कि शायद तुम कल रात ही उसे सब कुछ बता दोगे। आई डोंट नो, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं पा रहा हूँ। चारू को झूठ से नफरत है। अगर मैंने उसे अपना सच बताया तो वो क्या करेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं चारू को नहीं खो सकता। मैं चारू से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ कहीं ना कहीं सही था। लेकिन आज के बाद मैं चारू से जो भी कहूँगा वो झूठ होगा, जिसके लिए मैं खुद को कभी समझा नहीं सकता, कोई बहाना नहीं बना सकता। अभिराम ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखते हुए कहा। वो काफी परेशान लग रहा था, जिसे देखकर विवेक ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, अभी मुझे लगता है कि तुम्हें धीरे धीरे चारू को अपने बारे में बताना शुरू कर देना चाहिए, वरना अगर चारू को बाहर से तुम्हारी सच्चाई पता चली तो रिजल्ट और भी खराब हो सकता है। आज नहीं तो कल तुम्हें चारू को सच्चाई बतानी पड़ेगी। तुम सही कह रहे हो, मुझे चारू को सच बताना पड़ेगा, अभिराम ने विवेक को देखकर जवाब दिया। फिर वो तीनों एक बार फिर काम करने में बिजी हो गए। काम करते करते शाम हो गई थी। अभिराम को चारू से मिलने भी जाना था। वो अपने ऑफिस के पास ही एक रेस्टोरेंट में चारू से मिलने के लिए पहुंच गया, जहां पर चारू ने ऑलरेडी एक टेबल रिजर्व करवा रखा था। वो जब वहां पहुंचा तब उसने देखा चारू एक केक के साथ उसका इंतजार कर रही थी। हैप्पी बर्थडे! चारू एकदम से ही अभिराम के गले लग गई। अभिराम काफी खुश था। चारू ने एक फ्लावर का बुके अभिराम को देते हुए कहा, सॉरी, एक्चुअली ऑफिस में इतना ज्यादा काम है ना उस स्मॉल प्रोजेक्ट को लेकर कि मैं शॉपिंग के लिए जा ही नहीं पाई। लेकिन मैंने वीकेंड प्लान किया है। मैं वीकेंड को जैसे ही शॉपिंग पर जाऊंगी तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊंगी, आई प्रॉमिस। चारू, इट्स ओके, मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तो तुम हो। मैं तुमसे ही खुश हूँ, अभिराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर उसने चारू के साथ मिलकर अपने बर्थडे का केक काटा। कुछ देर बातें की, फिर चारू और अभिराम अपनी अपनी कंपनी की तरफ निकल गए, क्योंकि उन दोनों को ही काम था। पर अभिराम कंपनी के अंदर नहीं गया। वो पार्किंग लॉट में पहुंचा, जहां विवेक पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। चलो, बहुत देर हो चुकी है, ऑलरेडी 7 बजने वाले हैं, पहुंचने में भी वक्त लगेगा। विवेक की बात सुनकर अभिराम तुरंत ही गाड़ी में बैठ गया। विवेक आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ ड्राइव कर रहा था, वही अभिराम पीछे बैक सीट पर बैठा था। तभी विवेक ने गाड़ी चलाते हुए अभिराम से कहा, वहाँ पीछे देखो, कपड़े रखे हैं, चेंज कर लो। कपड़े? अभिराम ने सीट के पीछे देखा। वहाँ एक पेपर बैग रखा हुआ था, जिसे देखकर अभिराम कपड़े चेंज करने लगा। वही विवेक का पूरा ध्यान आगे ड्राइविंग पर था। करीब 1 घंटे बाद विवेक उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए शहर के आबादी वाले इलाके से काफी दूर पहुंचा
और सामने ही एक बहुत बड़ा महल जैसा घर दिखने लगा। वहाँ पूरा घर सफेद रंग का था। दूसरे ही घर के बाहर का गार्डन एरिया दिख रहा था। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी किंग का पैलेस हो। शाम हो चुकी थी, लाइट्स जल रही थीं, जिससे वो जगमगा रहा था। तभी विवेक ड्राइव करते हुए उस बंगले के बाहर पहुंचा, जिसे देख सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर का सबसे बड़ा दरवाजा खोल दिया। तब विवेक ड्राइव करते हुए अंदर पहुंचा। कुछ अंदर जाते ही सामने कुछ गार्ड्स अपने हाथ बांधे खड़े नजर आए, जिन्हें देखते ही विवेक ने अपनी गाड़ी को रोक दिया। अभी यहाँ से आगे तुम्हें खुद अकेले जाना है। ऑल द बेस्ट। आई होप कि कल सुबह जब तुम मुझसे मिलो तो हम दोनों के बीच एक अलग रिश्ता होगा। विवेक के चेहरे पर एक अलग सी ही मुस्कान थी, जिसे देखकर अभिराम ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नहीं, कल हो या परसों, चाहे कितना भी वक्त बीत जाए, पर हम दोनों दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। फिर मिलते हैं। अभिराम इतना कहकर गाड़ी से बाहर निकलने लगा। तभी विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे। विवेक की बात सुनकर अभिराम मुस्कुराते हुए बाहर निकलने को हुआ। तभी बाहर खड़े गार्ड ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, जिसे देखकर अभिराम एक पल के लिए हैरान हो गया, पर फिर वो अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बाहर निकला। अभिराम जो अपने पुराने कपड़ों के साथ गाड़ी के अंदर गया था, वो अब दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड स्टुअर्ट ह्यूगस डायमंड एडिशन का सूट पहने बाहर आया। वो सूट पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही थे, जिसमें एक अभिराम ने पहन रखा था। ब्लैक कलर के सूट में अभिराम की पूरी पर्सनालिटी बदल चुकी थी। उसके हाथ में एक डायमंड रोलेक्स वॉच थी। वही पैरों में ऑक्सफोर्ड बाय सिल्वेटर फेरामेगो के जूते थे। अभिराम जो भिखारी और अनाथ था, अचानक ही वो किसी रईस खानदान का राजकुमार लगने लगा था। उसके बाल जो बिखरे हुए थे, वो भी उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लिए थे। उसे देखते ही बाहर जो गार्ड्स खड़े थे, उन्होंने अपना सिर झुकाकर रिस्पेक्टफुल आवाज में कहा, वेलकम सर, सभी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन सभी गार्ड्स को एक साथ ऐसे अचानक अपने सामने देखकर अभिराम एकदम से डर गया था। फिर उसने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उनके आगे आगे उस महल जैसे घर की तरफ बढ़ गया। वो जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ती जा रही थीं। वही विवेक अभिराम को अंदर जाते देख अपनी गाड़ी के साथ वापस लौट गया, लेकिन अभिराम, उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। वो जैसे जैसे उन गार्ड्स के साथ बढ़ रहा था, उसे घर के उस बड़े से गार्डन में कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। उन सब की उम्र कुछ 10 साल की थी। वही कुछ लड़कियां भी थीं, जो उनसे उम्र में कुछ 4-5 साल छोटी दिख रही थीं। सभी एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। वहाँ बच्चों के हंसने की आवाज गूंज रही थी, जिन्हें देखकर अभिराम की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने देखा कि एक साल का लड़का, जिसने व्हाइट कलर स्वेट शर्ट और लूज पैंट पहना था, वो दौड़ते हुए अचानक ही नीचे गिर गया। आह! जिसे देखकर वहाँ करीब 35 साल की एक औरत भागते हुए आई। उस औरत ने लाइट पिंक कलर की कुर्ती और नीचे पजामा डाल रखा था। उसके बाल उसके कंधे तक थे। वो तुरंत दौड़ते हुए उसके पास आई। राम बेटा, तू ठीक है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? दिखा कहाँ लगी है? वो औरत नीचे बैठकर अपने बेटे के पैरों को देखने लगी, जिसे ऐसे देखकर उसके बेटे ने अपने छोटे छोटे हाथों में उसके चेहरे को भरकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अभिराम, जो गार्ड के साथ आगे बढ़ रहा था, वो उन माँ बेटे के प्यार को देखकर वहीं रुक गया। उसकी आंखों से आंसू छलक गए, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उन्हें छू पाता, वो हवा की तरह कहीं गायब हो गए, जिन्हें देखकर अभिराम का दिल एकदम से ही टूट गया। जब उसे एहसास हुआ कि वो बस सिर्फ पुरानी यादें थी, तब उसने खुद को संभालते हुए अपने सामने उस घर को देखा,
वो उन गार्ड्स के साथ जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, उन गार्ड्स ने दोनों तरफ से जाकर उस घर के बड़े से दरवाजे को खोला। अंदर से सुनहरे रंग की रोशनी आई। अंदर काफी बड़ा हॉल था, जिसके ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा कांच का झूमर था, जिससे पीले रंग की रोशनी निकल रही थी। सामने फर्श बिल्कुल सफेद और उस पर कुछ सुनहरी धारियां बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राजमहल का दरबार हो, जहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठा थे। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर उन सभी की नजरें दरवाजे की तरफ खड़े अभिराम की तरफ चली गईं। सबके चेहरे काफी बेचैन लग रहे थे। वही अभिराम ने भी मौजूद उन लोगों को जब देखा, तब वो खुद को रोक नहीं पाया। वो दौड़ते हुए अचानक ही अंदर जाकर करीब 50 साल की एक औरत के गले लग गया। माँ, माँ कैसी हैं आप? अभिराम के गले लगते ही उसकी माँ ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नीले रंग का गाउन पहना था और बालों को बहुत अच्छे से बांधकर उसमें कुछ फ्लावर्स लगाए थे। चेहरे पर हल्का मेकअप और कानों में बड़े बड़े डायमंड के इयररिंग्स। वो दिखने में ही किसी राज्य की महारानी लग रही थी। अभिराम ने जैसे ही अपनी माँ को गले लगाया, उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। अभिराम उस बड़े से घर में पहुंचकर अचानक ही एक औरत के गले लग गया, जिसे उसने माँ कहकर पुकारा था। वही वो औरत भी अभिराम के गले लगकर रोने लग गई। मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, तू वापस आ गया। तुझे पता है तेरे बिना मैं इतने वक्त कैसे थी? तूने अपने पिता की इज्जत रखने के लिए अपनी माँ को कितनी तकलीफ पहुँचाई। क्या तुझे इसका कोई अंदाजा है? एक एक दिन मैंने कैसे काटे हैं, तुझे कुछ पता है? हमेशा मेरी आंखें दरवाजे पर लगी रहती थी कि तू कब उस दरवाजे से अंदर आएगा और कहेगा, माँ मैं वापस आ गया, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तू सब कुछ भूल गया। तू अपने पिता जैसा पत्थर दिल कैसे हो सकता है? तुझे मेरी जरा भी याद नहीं आई? कहाँ था, कैसा था, क्या कर रहा था? कुछ नहीं बताया। तू हम लोगों को ऐसे कैसे भूल सकता है? वो औरत अभिराम को अपने गले से लगाए बस रोए जा रही थी, जिसे देखकर अभिराम ने खुद को संभाला और फिर उससे अलग होते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। सॉरी माँ, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने आप लोगों को बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन वो भी जरूरी था ना। जो हमारे परिवार की परंपरा है वो निभानी पड़ेगी ना। देखो मैं आपके पास वापस आ गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, तू मेरे पास वापस लौट आया है, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अभिराम की माँ ने उसे अच्छे से निहारते हुए कहा। तभी वहाँ पीछे उन लोगों के बीच से करीब 21 साल की एक लड़की भागते हुए आई। उसने व्हाइट कलर का नी लेंथ ड्रेस पहना था, गले में चमकते हुए डायमंड का एक नेकलेस था और आंखों में आंसू। वो एकदम से ही आकर अभिराम के गले लग गई। भैया कैसे हैं आप? आप ठीक है ना? अब आप हम सबको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसके पतले सुर्ख गुलाबी होंठ कांप रहे थे। उस लड़की के गले लगते ही अभिराम ने उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, प्रिया तुम इतना क्यों रो रही हो? कहाँ था ना छुटकी, मैं वापस आऊंगा। देखो मैं वापस आ गया, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर आया हूँ। अब हम दोनों साथ मिलकर मम्मी पापा का ख्याल रखेंगे। अभिराम की बातें सुनकर उसकी छोटी बहन शांति प्रिया बस रोए जा रही थी। उसकी माँ भी अपने बेटे को बस निहार रही थी, जिसे देखकर अभिराम ने उसे भी अपने गले लगा लिया। वो तीनों एक साथ काफी वक्त के बाद मिले थे। तभी अभिराम के पिता मिस्टर यशवर्धन राजपूत धीमे कदमों से चलते हुए आए। उन्होंने बिजनेस सूट पहन रखा था। उनके पॉकेट में एक पॉकेट वॉच थी, आंखों पर गोल्ड फ्रेम का चश्मा। वो दिखने में अभी भी काफी हैंडसम और मस्क्यूलर थे। वो भी अपने बेटे को देखकर काफी भावुक थे, लेकिन ऐसे सबके बीच वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी की तरह रो नहीं सकते थे। राम, क्या तुम सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन से ही मिलोगे? मुझसे नहीं मिलोगे? क्या तुम इतने नाराज हो गए? उन तीनों ने जैसे ही यशवर्धन राजपूत की बात सुनी, प्रिया और उसकी माँ अभिराम से अलग हो गई।
तब अभिराम आगे बढ़कर अपने पिता के पास आया। अभिराम अपने पिता को देख रहा था। तभी यशवर्धन ने उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बहुत बड़े हो लग रहा था। थैंक गॉड कि तुम आ गए, वरना मुझे लगा था तुम्हें किडनैप करके ले आना पड़ेगा। कम ऑन यार, तुमने तो हम सबको अपने सोशल ग्रुप से हटा ही दिया है। ध्रुव, तुम ना कभी नहीं सुधर सकते, अभिराम ने उसे घूरते हुए कहा। तभी अचानक ध्रुव के साथ जो बाकी 4 लड़के खड़े थे वो सब अभिराम के पास आए। उनमें एक लड़के ने काफी फैशनेबल ब्राउन कलर का टेलर्ड जैकेट पहना था। गले में चेन्स और हाथों में घड़ी और अंगूठी थी। बालों को उसने हल्का ऊपर की तरफ खड़ा किया था। उसके एक कान में छोटी सी ईयररिंग थी। उसने अभिराम के सामने आते ही अपना हाथ बढ़ा दिया। कैसा है मेरे दोस्त? ध्रुव ने बताया कि तुम्हारी वाइफ काफी खूबसूरत है, उसे मॉडल होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो तुम उसे मुझसे मिलवाओगे? मैं उसे कुछ वक्त में ही देश की, इनफैक्ट पूरे दुनिया की टॉप मोस्ट मॉडल में से एक बना दूंगा। मेरी वाइफ को किसी की जरूरत नहीं है, तो तुम आयुष्मान सिंघानिया अपना सजेशन अपने पास रखो। अभिराम ने उसे घूरते हुए जवाब दिया और फिर वो उसके गले लग गया। आयुष्मान सिंघानिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग के नाम पे जाना जाता था। चाहे वो मॉडल हो या एक्टर या फिर न्यूज चैनल, सब कुछ आयुष्मान के कंट्रोल में ही था। आयुष्मान एक पल में ही किसी का भी करियर बना सकता था और किसी का भी बिगाड़ सकता था। आयुष्मान की खुद की एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी थी। उसने इतनी कम उम्र में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया था। आयुष्मान के बाद अब वहाँ पर एक दूसरा लड़का आया। उसने स्वेटशर्ट और लूज पैंट पहना था। आंखों पर चश्मा और बाल बिखरे हुए थे। वो दिखने में बहुत शरीफ और शांत दिख रहा था। उसके हाथ में एक घड़ी थी और चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जिसे देखते ही अभिराम ने थोड़े कंफ्यूजन में उससे पूछा, पार्थ, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, तुम सच में एक न्यूरोसर्जन हो? आई मीन, स्कूल में तुम्हारे कितने गंदे मार्क्स आते थे। कहीं तुमने ये सब अपने डैड से कहकर तो नहीं करवाया? अभिराम की ये बात सुनकर उसके दोस्त पार्थ ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, जस्ट शट अप। मैंने अपने सारे एग्जाम्स को पास करने के बाद ही अपने न्यूरोसर्जन के सर्टिफिकेट को हासिल किया है। तुम्हारी तरह नहीं कि सबसे पीछा छुड़वा कर यहाँ से चले गए। कुछ पता ही नहीं है कि सबकी जिंदगी में क्या हुआ। पार्थ इतना कहकर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। पार्थ ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था। पार्थ का अपना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। देश विदेश में भी उसके कई अपॉइंटमेंट्स होते थे। पार्थ दुनिया के गिने चुने टॉप न्यूरोसर्जन्स में से एक था। इसके बाद वहाँ एक और लड़का आगे आया। उसने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था
उसने बादामी कलर का एक ओवरकोट डाल रखा था। उसके बाल बिल्कुल अच्छे से सेट थे। उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर और शातिर नजर आ रहा था। पैरों में उसने सिंपल सी जूती डाल रखी थी। हाथ में एक नॉर्मल घड़ी थी। वो अभिराम के पास पहुंचा ही था कि तभी अचानक उसने अभिराम के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, और मिस्टर अभिराम राजपूत, क्या यार, तुम भी कमाल के हो। मुझे ना तुमसे बहुत कुछ सीखना है, ताकि जब मैं इलेक्शन की रैलीज में जाऊं तो तुम्हारा वाला ये डिसेंट और भोला भाला कैरेक्टर अपनाकर ज्यादा से ज्यादा वोट ले सकूं। जानते हो ना, हम पॉलिटिशियंस की लाइफ कितनी ज्यादा बिजी और डर्टी गेम्स से भरी हुई है, इसीलिए थोड़ी सी एक्टिंग मुझे सिखा देना, ताकि मैं भी सबका दिल जीत सकूं। वैसे हैंडसम तो मैं हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेहरे पर बेचारापन दिखाना चाहिए। What do you mean बेचारापन? अभिराम ने उस लड़के को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा। ओह हेलो मिस्टर पॉलिटिशियन किंगसुक बिरला, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा था। जैसी सिचुएशन आ रही थी मैं उस हिसाब से उसे हैंडल कर रहा था। और तुम जैसे लोग पॉलिटिशियन बन सकते हैं? I mean, तुम्हें कोई कैसे वोट देगा? क्या लोगों को पता नहीं कि तुम्हें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा क्लब्स और पार्टीज में इंटरेस्ट है? अभिराम ने जानबूझकर अपने दोस्त किंगसुक बिरला को चिढ़ाते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर वो हंसने लगा। तभी उनमें से सबसे बड़ा, जो बिल्कुल शांत पीछे खड़ा था, उसने वहीं से मुस्कुराते हुए कहा, सो फाइनली कोई यहाँ पर आ गया है जो इन लोगों को संभाल सकता है। अब मुझे भी मेरी ड्यूटी से थोड़ा टाइम मिल पाएगा, ताकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दे सकूं। उस आदमी की आवाज सुनते ही अभिराम की नजरें उस पर चली गई। वहाँ हुडी और रिप्ड जीन्स में वो आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके दोनों कानों में इयररिंग्स थी और लेफ्ट आईब्रो पर एक पियर्सिंग थी। उसके बाल भी कलर करने की वजह से सफेद थे, जिसे देखते ही अभिराम उसे गले लग गया। हेलो, कैसे हो तुम? तुम्हारी सारी मूवीज बहुत अच्छी हैं। तुम सच में बहुत अच्छे एक्टर हो। जब भी तुम्हारी कोई नई मूवी आती है मैं उसे जरूर देखता हूँ। अभिराम के मुंह से तारीफ सुनकर उस आदमी ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, रियली? थैंक गॉड, कोई तो है जिसे मेरा असली टैलेंट नजर आया, वरना ये सब, इन चारों को तो मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ, लेकिन ये लोग कभी देखने नहीं आते। इन लोगों को क्या पता सुपरस्टार ऋषभ रॉय का जादू कैसा है। सारी लड़कियां मेरी एक झलक पाने के लिए कितनी पागल है। मैं लोगों के बीच कितना फेमस हूँ। ऋषभ अपने ही मुंह से अपनी तारीफ कर रहा था, जिसे सुनकर अभिराम और उसके चारों दोस्त ध्रुव, पार्थ, आयुष्मान और किंगसुक चारों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुराने लगे। ये पांचों बचपन के दोस्त थे। ऋषभ पार्थ का बड़ा भाई था। वैसे तो ऋषभ और पार्थ दोनों के फादर एक मेडिकल बिजनेस में थे, लेकिन ऋषभ को फिल्म्स और एक्टिंग की दुनिया काफी पसंद थी। उसने एक्टर बनने का फैसला किया। वही पार्थ ने अपना बिजनेस छोड़कर सीधा न्यूरोसर्जन बनने का फैसला किया था। सभी दोस्त एक दूसरे से बहुत अलग थे। सबकी पसंद नापसंद बहुत अलग थी, लेकिन फिर भी वो पांचों दोस्त एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम थे। उन सबको ऐसे एक दूसरे के साथ घुलते मिलते देख वो चार लड़कियां, जो काफी स्टाइलिश और मॉडर्न दिख रही थी, वो सोफे पर बैठे मुस्कुरा रही थी। उनमें किंगसुक बिरला की दो बहनें जानवी और कायरा थी, तो वहीं आयुष्मान सिंघानिया की बहन धानी सिंघानिया भी थी। इसके अलावा वहाँ अभिराम राजपूत की छोटी बहन शांति प्रिया राजपूत भी बैठी हुई थी। वो चारों सहेलियां एक साथ बैठी अपने भाइयों को देखकर मुस्कुरा रही थीं। काफी वक्त के बाद उन लोगों ने उन दोस्तों का ऐसा गेट टुगेदर देखा था। इस वक्त के लिए सबकी आंखें तरस गई थी। वहीं बाकी सबके पेरेंट्स भी वहीं मौजूद थे, जिन्हें देखकर अभिराम एक एक करके सबसे मिला। अभिराम के घर आने से सब काफी खुश थे। अभिराम की माँ वाणी और उसके पिता यशवर्धन ने उसके जन्मदिन के लिए बहुत बड़ा केक बनवाया था।
अभिराम ने सबके साथ मिलकर अपने जन्मदिन का केक काटा, फिर सबका आशीर्वाद लिया। कुछ ही देर में 1 दर्जन से ज्यादा नौकरों ने डाइनिंग टेबल को अच्छे से सजा दिया। वहां पर कई तरह के खाने पीने की चीजें थीं, जिसमें ज्यादातर अभिराम के पसंद की डिशेस थीं। वह सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए एक साथ बैठ गए। वहां हंसी ठिठोली का माहौल था। तभी वाणी ने अभिराम को देखते हुए पूछा, राम, तुमने क्या सोचा है? तुम अपनी पत्नी को यहाँ कब लेकर आओगे? हमसे कब मिलना होगा? बेटा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। अपनी माँ वाणी की बात सुनते ही अभिराम, जो अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए हंस रहा था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, जिसे देखकर बाकी सब भी अब गंभीरता से उसे देखने लगे। सब अभिराम को परेशान देखकर उसे देखने लगे। तभी यशवर्धन ने अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम चुप क्यों हो गए? क्या तुम उसे बताना नहीं चाहते या कोई और परेशानी है? अगर कुछ भी परेशानी है तो हम खुद सामने से जाकर उससे और उसके परिवार से बात कर सकते हैं। तुम इस बारे में सोचकर परेशान मत हो। और तुम जानते हो, हम किसी के स्टेटस या पैसे को लेकर उसे जज नहीं करते। तुमने उसे पसंद किया है तो हम भी उसे पसंद करेंगे। यशवर्धन ने अपनी तरफ से अभिराम को समझाते हुए कहा, लेकिन अभिराम कुछ और सोचकर परेशान था। पापा, प्रॉब्लम हम लोगों के परिवार से नहीं है, लेकिन चारू, उसे झूठ से नफरत है। मेरा पूरा रिश्ता झूठ पर ही बना है। मैं उसके लिए एक अनाथ हूँ। पूरी दुनिया मुझे अनाथ मानती है। अगर ऐसे ही मैं अचानक उसके सामने जाकर अपनी सच्चाई बताऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी मुझे नहीं पता। इसलिए जब हम राजपूत वॉरियर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिले थे, तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं वाणी टेलीकॉम सर्विस का सीईओ बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी अपनी पहचान किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अपनी पहचान किसी और को बताऊं उससे पहले मुझे चारू को अपने बारे में बताना होगा। मुझे अब थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि मैं सारी चीजों को हैंडल कर सकूं। अभिराम ने अपने माता पिता को देखकर जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर वो दोनों ही थोड़े निराश लग रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो अपनी बहू को जल्द ही अपने घर में देखेंगे। वही अभिराम भी थोड़ा परेशान था। वो भी चारू को यहाँ लाकर अपनी सच्चाई बताना चाहता था कि वो कोई पनौती, भिखारी या अनाथ नहीं था। उसका अपना परिवार था और वो अब तक गरीब बनकर अपने परिवार की एक परंपरा के मुताबिक अपनी परीक्षा दे रहा था, जिसमें वो पास हो चुका था। अब फिर से उसके पास वो सब कुछ आ गया था जिसके साथ उसका जन्म हुआ था, लेकिन अभिराम चाहकर भी ये सब नहीं कर सकता था। वहाँ ऐसे खामोश माहौल को देखकर ध्रुव ने अचानक ही बात की पहल करते हुए कहा, ओह गॉड, आप लोग इस बारे में सोचकर परेशान हैं? डोंट वरी, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। हम सबको भी तो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लग गया था। अब चारू को भी थोड़ा वक्त चाहिए। धीरे धीरे उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ध्रुव की बातें सुनकर सबकी नजरें अब उसकी तरफ मुड़ गई। तभी ध्रुव के मन में एक शरारत आई। उसने अचानक ही अभिराम को देखकर आंख मारते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो, मिसेस राजपूत बहुत खूबसूरत हैं। मतलब कि सच में उन्हें मॉडल होना चाहिए था। पता नहीं उन्होंने इस भिखारी अभिराम को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। I mean, उनकी चॉइस लड़कों में बहुत खराब सी लग रही है। ध्रुव की ये बातें सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे। तभी अभिराम ने अपने पास रखे नैपकिन को उठाकर उस पर फेंकते हुए कहा, जस्ट शट अप। दोबारा मेरी वाइफ का नाम लिया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूर रहो उससे, वो बहुत भोली है। अभिराम और ध्रुव की ऐसी बचकानी हरकतों को देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे ही मजाक मस्ती के बीच उन सब ने अपना डिनर किया। तभी अभिराम अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे को देखने के लिए चला गया। वो जैसे ही अपने कमरे में आया, उसने देखा उसकी सारी चीजें वैसी ही पड़ी थी। वो जब 15 साल का था और जिन कपड़ों को पहना था
वो सारे कपड़े आज भी उसके कबर्ड में थे। उसके अलावा उसके साइज के अब कुछ और नए कपड़े भी रखे थे। उसके शू कलेक्शन में न्यू लॉन्च लिमिटेड एडिशन के शूज पहले से ही उसकी माँ ने रख दिए थे। अपने कमरे को देखकर अभिराम की आंखें नम हो गई। तभी उसके दोस्त उसके पास आए। आयुष्मान ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अब ये रोना बंद कर दो, सब कुछ ठीक है, तुम ऑफिशियली वापस लौट आए हो। अब फिर से हमारी कंट्री के 5 प्रिंस एक साथ हो चुके हैं। अब हमें कोई नहीं हरा सकता। आयुष्मान की बात सुनकर पार्थ, किंगशुक, ध्रुव भी अभिराम और आयुष्मान के पास आ गए। फिर वो पांचों एक दूसरे के गले लग गए। इधर डिनर खत्म होने के बाद उनकी चारों बहनें बाहर पुल एरिया में बैठी हुई थी। पुल का पानी चांद की रोशनी से चमक रहा था। आसपास सिटिंग अरेंजमेंट था जहां पर वो सब बैठी हुई थी। तभी वहां काफी गोरी सी एक दुबली पतली सी लड़की आई। उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे और ऊपर क्रॉप टॉप था। पैरों में काफी ऊंचे शूज, बालों को उसने बेपरवाही से बांध रखा था। गले में हेडफोन था। उसके हाथों में एक बैग था। वो जैसे ही उन चारों दोस्तों के पास पहुंची, उसने अपना बैग टेबल पर फेंकते हुए उन चारों से कहा, सो प्रिया, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारा भाई फाइनली वापस आ गया है। वो लड़की इतना कहते ही उन चारों के पास बैठ गई। तभी धानी ने एक्साइटमेंट में उसे देखते हुए कहा, नित्या, तुम कहाँ रह गई थी? वो सब छोड़, तुम्हें पता है अभिराम जिस कंपनी का सीईओ अभी बना है, उसमें उसका एक असिस्टेंट है। उसका नाम है विवेक। वो बहुत हैंडसम है और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। धानी की ये बात सुनते ही नित्या तिरछी नजरों से उसे देखने लगी। उसने अपने गले से अपना हेडफोन निकालते हुए कहा, आई डोंट केयर, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। वो अगर तुम्हें इतना पसंद है ना, तो प्लीज तुम ना उसे अपने लिए रखो। नित्या की बात सुनते ही धानी का चेहरा उतर गया। तभी जानवी ने धानी को छेड़ते हुए कहा, कम ऑन यार, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारी धानी सिंघानिया एक इकलौते न्यूरोसर्जन हमारे पार्थ राय को पसंद करती है। और पार्थ राय, ओह माय गॉड, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है आज के जमाने का कोई साधु हो, लड़कियों से दूर, पेशेंट्स के करीब। मतलब लव लाइफ तो कुछ है ही नहीं। बेचारी इंतजार करते करते थक गई है, पर क्या करे, वो समझता ही नहीं। अब तो लगता है अभिराम से ही कुछ कहना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या करे, दिन भर बेचारा पेशेंट्स के साथ रहता है, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। शांति प्रिया ने अपने जूस के ग्लास को लेकर मुस्कुराते हुए कहा। तभी धानी ने घूरते हुए उसे कहा, तुम लोग मेरी लव लाइफ को डिस्कस कर रहे हो, लेकिन क्या कभी तुम लोगों ने बेचारे हमारे पॉलिटिशियन किंगशुक बिरला के बारे में सोचा है, जो बचपन से ही हमारी शांति प्रिया राजपूत के पीछे पड़े हुए हैं। बचपन से हर गेम में शांति प्रिया को जीतने दिया है। आज भी शांति प्रिया के एक कॉल पर दौड़े चले आते हैं। उनके बारे में सोचा है? बेचारे हमारे पॉलिटिशियन एक हाँ के इंतजार में कितना इंतजार करेंगे। शांति प्रिया जी, अब तो आपके भाई आ गए हैं, कुछ सोचो, उन्हें भी एक मौका दो। धानी की ये बातें सुनकर शांति प्रिया एकदम से ही शर्मा गई। शांति प्रिया और किंगशुक बिरला बचपन से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन शांति प्रिया अपने भाई के वापस आने का इंतजार कर रही थी। वही धानी सिंघानिया न्यूरोसर्जन पार्थ राय से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पार्थ को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उसे पता था कि धानी उसके बारे में क्या सोचती थी, लेकिन उसने धानी से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। वो सभी लड़कियां एक दूसरे से बातें करके हंस रही थी। तभी सारे दोस्त अभिराम के कमरे से निकलकर पुल एरिया में आए। अभिराम ने जैसे ही सबसे आखिर में नित्या को वहां देखा, तब उसने उसके पास आकर उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहा, तो मिस नित्या राय जी, आप इतनी देर से क्यों आई? सबने मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट कर लिया, मुझे विश भी किया, लेकिन
तुम कहाँ बिजी थी? अभिराम के सवाल पर नित्या अपनी जगह से उठी और उसके गले लग गई। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं लैब में थी और वहाँ पर बहुत जरूरी एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इसीलिए मैं उसे बीच में छोड़कर नहीं आ सकती थी। लेकिन जैसे ही वहाँ का काम खत्म हुआ, मैं बिना वक्त गवाए यहाँ पर पहुँच गई। और हैप्पी बर्थडे। लैब? तुम लैब में थी? अभिराम कंफ्यूजन में था। तभी पार्थ ने अपनी बहन नित्या के बारे में बताते हुए कहा, हाँ लैब, मैडम नई दवाइयों पर रिसर्च करती हैं। पार्थ के जवाब को सुनकर अभिराम ने कंफ्यूजन में उसे देखते हुए कहा, मतलब तुम न्यूरोसर्जन, नित्या रिसर्चर और तुम्हारा बड़ा भाई ऋषभ रॉय एक्टर, तुम सबने अपने फादर का बिजनेस छोड़ दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है, नित्या ने अभिराम को एकदम से ही जवाब दिया। डैड का बिजनेस मैं टेक ओवर कर रही हूँ, पर अभी भी मुझे पापा का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं सारी चीजों को सीख सकूं। नित्या अभी सिर्फ 23 साल की थी। इतनी सी उम्र में वो रिसर्च और अपने फादर का मेडिकल बिजनेस संभाल रही थी। ये बातें सुनकर अभिराम काफी खुश था। वो लोग एक साथ बैठे पुल एरिया के पास बातें करने लगे। उन लोगों ने बचपन की ढेर सारी बातें की। अभिराम के अलावा वो सब अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए अब्रॉड चले गए थे। वहीं पर उन सब ने अपना अपना अलग फील्ड चुन लिया। बात करते करते अचानक ही किंगशुक बिरला की बहन कायरा ने अपना फोन चेक करते हुए कहा, गाइस, कुछ नए ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। क्या हम सब कल शॉपिंग पर चल रहे हैं? क्योंकि मुझे शॉपिंग पर जाना है। उसकी बात सुनते ही शांति प्रिया ने अभिराम का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऑफ कोर्स हम सब चलेंगे और राम भाई भी चलेंगे। भैया आप चलेंगे ना? शांति प्रिया ने बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए अभिराम से पूछा, जिसकी बात सुनकर अभिराम ने मायूस होते हुए जवाब दिया, आई एम रियली सॉरी प्रिया, लेकिन कल मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन तुम जो शॉपिंग करोगी, दैट्स ऑन मी, आई प्रॉमिस। तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो। अभिराम ने इतना कहकर अपने जेब से अपना पर्स निकाला और उसमें से ब्लैक कार्ड निकालकर शांति प्रिया की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर शांति प्रिया पहले तो उदास थी, फिर उसने उस कार्ड को झट से अभिराम के हाथों से छीनते हुए कहा, ठीक है, आप मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकते ना, मुझे जितना मन करेगा मैं उतनी शॉपिंग करूंगी और आप मुझे रोक नहीं सकते, यही आपकी पनिशमेंट है। ओके, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है तुम कर लेना, और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी शॉपिंग पर जाना होगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अभिराम ने शांति प्रिया को अपने गले लगाते हुए कहा। सबने शॉपिंग पर जाने का मन बना लिया था। सारे भाई बहन एक साथ बैठे बात कर रहे थे, जिसके बीच किंगशुक की नजरें अभिराम की बहन शांति प्रिया पर थी, तो वही धानी की नजर डॉक्टर पार्थ पर थी। तभी ऋषभ को एक कॉल आया और वो वहां से काम के सिलसिले में चला गया। वो सब आसमान में सितारे देख रहे थे। अभिराम ने अपने स्ट्रगल के बारे में उन सभी को बताया, जिसके बारे में सुनकर शांति प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वही बाकी सब भी काफी दुखी थे, लेकिन अब राहत की बात ये थी कि अभिराम वापस लौट आया था। तभी वहां एक नौकर आया। उसने अपने दोनों हाथों को बांधकर अपना सिर झुकाते हुए अभिराम से कहा, सर, बड़े सर ने आपको स्टडी में बुलाया है, वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। वो नौकर इतना कहकर वहां से चला गया, जिसके जाने के बाद अभिराम उन सबको वहां बात करने के लिए छोड़कर अपने पिता के पास उनके स्टडी में आया। अभिराम के घर का स्टडी भी काफी बड़ा था। वहां बहुत सारी किताबें थीं। क्योंकि यशवर्धन राजपूत को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, वो जैसे ही स्टडी में पहुंचा, उसने देखा कि उसके पिता अपने टेबल पर बैठे एक फाइल पढ़ रहे थे, जिसे देखकर अभिराम ने उनसे पूछा, यस डैडी, आपने मुझे बुलाया? अभिराम को अपने सामने देखते ही उसके डैड ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को बंद करके अभिराम की तरफ बढ़ा दिया। राम, अब जब तुम वापस आ चुके हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बिहाफ पर तुम ये प्रोजेक्ट हैंडल करो, और मैं ना नहीं सुनना चाहता।
तुम्हें हर कीमत पर ये प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ेगा। अपने पिता की बात सुनकर अभिराम वो फाइल लेकर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर फाइल में लिखे डिटेल्स पर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मॉल प्रोजेक्ट? डैड, आप मुझे मॉल प्रोजेक्ट कैसे दे सकते हैं? आपको पता है इस पर चारू काम कर रही है। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट टेक ओवर किया तो मुझे चारू के सामने जाना पड़ेगा। ऐसे तो चारू को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। डैड, मैं ये नहीं कर सकता। फैसला तुम्हारा है। अगर तुम नहीं कर सकते तो चारू मुझसे मिलेगी और मैं चारू के सामने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं उसे बता दूंगा कि मेरा और उसका क्या रिश्ता है। यशवर्धन राजपूत ने मुस्कुराते हुए इतना कहा और वहां से चले गए। वही अभिराम अपने पिता के इरादों को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो चाहते क्या थे। अभिराम अपने पिता की बातें सुनकर काफी हैरान था। उसके हाथों में मॉल प्रोजेक्ट की फाइल थी और नेक्स्ट वीक चारू मीटिंग के लिए राजपूत इंडस्ट्रीज के ओनर से मिलने वाली थी। ऐसे में उसके पिता ने जिम्मेदारी उसे दी थी। वो चारू को सच्चाई बताने के लिए अब भी तैयार नहीं था, पर अब उसके सामने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई थी। मिस्टर यशवर्धन राजपूत जैसे ही स्टडी रूम से बाहर निकले, उनकी पत्नी वाणी उन्हें सामने ही मिल गई। वाणी ने अपने हाथों को आपस में बांधते हुए यशवर्धन राजपूत को घूर कर कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, वो अभी तैयार नहीं है। वो अभी चारू को नहीं बताना चाहता कि वो कौन है। जब हम इतना वक्त रुके हैं तो थोड़ा और वक्त उसे देने में क्या परेशानी है? वैसे भी आपको जो मनमानी करनी थी आप कर चुके हैं। मेरे बेटे को इतने वक्त के लिए पूरे परिवार से दूर कर दिया और अब भी आप उसे परेशान कर रहे हैं। वाणी की बातें सुनकर यशवर्धन उनके करीब आए। उन्होंने वाणी का हाथ प्यार से अपने हाथ में लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वाणी, तुम्हें याद है जब मैं तुमसे मिला था तब मेरी हालत भी राम जैसी ही थी। तुम अमीर परिवार की इकलौती लड़की और मैं अनाथ, बेरोजगार, गरीब इंसान। उस वक्त तुमने मेरी सीरत देखकर मुझसे प्यार किया। जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली तब तुम मुझसे नाराज हुई, लेकिन जब तुम्हें समझ में आया कि मैं सच में सच नहीं बता सकता था, मैं मजबूर था, तब तुमने एक और मौका दिया, हमारे रिश्ते को एक मौका दिया। और आज देखो, हम इतने सालों से साथ में हैं, लेकिन हमारे रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। वही अगर मैं तुम्हें बताने में देर करता तो हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था और मैं नहीं चाहता कि अभिराम सही वक्त का इंतजार करते हुए देर कर दे। चारू को जितनी जल्दी सच्चाई पता चलेगी, उसे इन सब चीजों को समझने का ज्यादा वक्त मिलेगा। अगर वो अभिराम से नाराज भी हो गई, तब भी अभिराम के पास वक्त होगा कि वो चारू को मना सके। पर अगर चारू को कहीं बाहर से राम की सच्चाई पता चली तो वो क्या सोचेगी? उसके लिए राम एक धोखेबाज होगा और जिस रिश्ते में गलतफहमी और धोखा आ जाता है, वो रिश्ता